बिहार में चुनाव है और हमारे हाथ में चाय है। यूपी के बलिया से चाय पीते पीते हम बिहार के बक्सर पहुंच चुके हैं। अब चूंकि बिहार में चुनाव है तो तनाव भी है। कहते हैं कि तनाव हो तो चाय पी लेनी चाहिए, लेकिन चाय हम अकेले नहीं पीते हैं। या तो जनता के बीच में पीते हैं या फिर उस जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जाने वाले प्रत्याशी के साथ पीते हैं। टेबल पे चाय रखी हुई है। हमारे बगल में बैठे हैं वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं बक्सर से, आनंद मिश्रा जी। तेज तर्रार आईपीएस रह चुके हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता था। लेकिन इस बार बीजेपी से चुनावी मैदान में चुनौती बहुत बड़ी है। जी बिल्कुल, देखिए कोई भी चुनौती तो बड़ी होती है जब तक उसको साध न लिया जाए। और हर वो सीरियस जो कैंडिडेट सीरियस होता है वो अपनी चुनौती को सीरियसली ही लेता है। तो मेरे लिए हाँ, चुनौती है बड़ी। 2 बार से चुनाव बीजेपी यहाँ पे नहीं जीती है। एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने आपको दी है। कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है कि इस बार फतह हो जाएगा? ये डेफिनेटली देखिए फतह होगा, इसका कॉन्फिडेंस है क्योंकि तैयारी मजबूत है, हमारा संगठन मजबूत है। और हम ये कह सकता हूँ मैं डंके की चोट पे कि धर्म की लड़ाई है। एक पक्ष में धर्म है, दूसरे पक्ष में पिछले 10 साल में यहाँ जो कुशासन, जो भ्रष्टाचार, जो कमीशन खोरी, सिंडिकेट और कुछ गलत लोगों को बढ़ाने का जो एक परंपरा रहा है, उसके खिलाफ खड़ा होने का मौका है। तो इसलिए मुझे लगता है ये धर्म की लड़ाई है। क्योंकि आप आईपीएस रहे हैं तो आपसे अनुशासन की उम्मीद भी की जा सकती बिल्कुल बिल्कुल, ये 100% बिना अनुशासन के आप कुछ भी उपलब्ध नहीं कर सकते जीवन में। तो पूरी तरह से अनुशासित होके धर्म के मार्ग पे, धर्मपरायण तरीके से अपना काम करने का यही प्रतिज्ञा लेके हम लोगों ने का शंखनाद यहाँ पे किया हुआ है। है। युवा उम्र में आप आईपीएस बने और युवा उम्र में ही ये क्यों तय कर लिया कि नहीं चलते हैं बिहार, अब फिर वापस आसन से और चुनाव लड़ा जाए? देखिए क्या है कि जीवन छोटा सा है ना। और दूसरा है कि जब आपके पास यूथ है, थोड़ा ताकत है, आइडियाज़ है, एनर्जी है, जज्बा है, जोश है, तब ना किए तो फिर तब कब करेंगे। तो इसीलिए अब एक जीवन श्रेष्ठ जीवन का भाव है। जब करे जो करे वो बेहतरीन करे। तो मुझे लगता है कि और दूसरी बात है कि बिहार को शायद मुझे लगता है कि ज़रूरत भी है ऐसे लोगों की जो कि निष्ठा भाव से, समर्पित भाव से अपने मातृभूमि के लिए काम कर सके। तो मुझे लगता है ये भाव मुझ में है। मुझे लगता है कि जीवन छोटा है। मुझे ये लगता युवाओं है का सपोर्ट भी काफी मिल रहा है। बिल्कुल युवाओं का सपोर्ट मिल रहा है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि मैंने अगर अपना सपना छोड़ा है तो कई युवाओं के शायद सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी लेके आया हूँ। तो इसी का प्रयास है राजनीति मेरे लिए। आपने कहा संगठन बहुत मजबूती से लगा हुआ है। बीजेपी में अक्सर देखा जाता है कि अगर कोई आदमी बगावत कर ले, आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था पिछली बार लोकसभा चुनाव में, तो जब वो पार्टी में जगह तो बना लेता है, दोबारा आता है तो, लेकिन संगठन में स्वीकार्यता नहीं मिलती है। लेकिन आपके मामले में थोड़ा मैं अलग देख रहा हूँ। काफ़ी देर से मैं यहाँ बैठा हुआ था, वेट कर रहा था आपके इंटरव्यू के लिए। संगठन लगा हुआ है आपके साथ, ये मिरेकल आपने कैसे किया? नहीं देखिए, मैं ना मेरे लिए दुर्भाग्य था कि मैं पार्टी में पहले जगह नहीं बना पाया था। मतलब ऐसा नहीं कि मैं पार्टी में था, मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं बगावत करके निर्दलीय, ऐसा नहीं था। मुझे पार्टी में जगह नहीं मिल पाई थी। जगह मिल गया होता तो मैं पार्टी के संगठन जो मुझे काम देता करता। हाँ, तो मेरे लिए बिल्कुल ये टिकट चुनाव लड़ना ये नहीं। मैं संगठन में भाजपा का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी मुझे जब जो जहाँ काम देगी वो करूँगा। इसको भी जिम्मेदारी के तौर पे मैं लेता हूँ कि एक जिम्मेदारी दी गई है। और संगठन में इसलिए आप मेरे संगठन के साथ ही इसलिए साथ दे रहे हैं मजबूती से, वो उन्हें पता है कि मैं संगठन को मजबूत करना चाहता हूँ। मैं भरत भाव से काम करना चाहता हूँ। जिस तरह से खड़ाऊ रख के भरत चला रहे थे अयोध्या, वैसे मानता हूँ कि मैं संगठन के लिए, हमारे उन सारे कार्यकर्ताओं के लिए जो कई सालों से यहाँ के लिए काम कर रहे हैं, उनको हित में और उनके जज्बात को ध्यान में रखते हुए इस जगह के लिए, इस कार्यक्षेत्र के लिए काम करेंगे। बक्सर के युवाओं को काफ़ी उम्मीदें हैं आपसे। बक्सर को लेकर अगर एक युवा प्रत्याशी से पूछा जाए कि ड्रीम क्या है, कैसा बक्सर आप देखना चाह रहे हैं? देखिए सुनने में बड़ा लगे बट फिर भी कट शॉर्ट करके बोलता हूँ। जो एक सिंगापुर मॉडल मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है। कि सिंगापुर मॉडल क्या है कि सिंगापुर आप करीब 1940s, लेट 1940s में देखेंगे तो सबसे पिछड़ा, ड्रग्स, मतलब हर तरह का माफिया, हर तरह का अनलॉफुलनेस, हर तरह का गड़बड़ और गलत चीज़ वहाँ पे था। आज का सिंगापुर देखिए वो कैसे हुआ। वो एक सिटी स्टेट है, छोटा सा जगह है। बक्सर भी वैसे ही मान लीजिए कि तौर के लिए कि लगभग सिंगापुर जितना ही है। लेकिन वो प्रयास जिसमें कि हमारी आर्थिक व्यवस्था बेहतर हो सके, अवसर खुल सके, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था बेहतर हो, जहाँ पे किसी गरीब का शोषण ना हो, जहाँ पे किसी के ऊपर किसी तरह का माफिया राज या किसी तरह का डर या की राजनीति या डर का कुछ भी माहौल ना हो, इसको जब हम स्थापित करेंगे तो स्वतः इस ज़मीन में इतनी एनर्जी है। आप बक्सर की भूमि में वैसे आप कोई अन्न का दाना फेंकिए, देखिए वो भर के आता है। तपोस्थली है।
हाँ, तपोस्थली है, ऋषि भूमि है, ये पूरी तरह से यहाँ पे अध्यात्म से जुड़ा हुआ जगह है। तो मुझे लगता है इस जगह में काफ़ी अवसर है, कोई अगर सच्चाई के भाव से इसके लिए काम करेगा तो इसके डेवलपमेंट होते हुए बहुत ज़्यादा वक्त आपको नहीं लगेगा। अगले 3 साल में मुझे लगता है कि इसको हम लोग एक आदर्श क्षेत्र के रूप में स्थापित करने में कामयाब होंगे। उसके लिए अवसर मिलना सबसे बड़ा ज़रूरी है कि बक्सर की जनता आपको अवसर दे। आपका व्यवहार में काफ़ी देर से मैं बैठा था तो यही वॉच कर रहा था, काफ़ी सौम्य है, सबसे मिल रहे थे, सबसे अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन सियासत में इस सौम्यता का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, नहीं लगता आपको? मैं पहले भी था पुलिस में रहा हूँ, आईपीएस रहा हूँ। लेकिन आईपीएस जब आप थे तब आपकी छवि अलग थी, अभी आप जो राजनेता बने हैं तो ये छवि अलग है और लोग देख रहे हैं, कह रहे बड़े मिलनसार है, बड़े अच्छे से बात करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि सदा शैता सियासत में आपको नुकसान पहुंचाती है। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे भेद मतलब इस चीज़ को भेद नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। ये ज़रूर है कि मैं एक हम्बल पोजीशन से चीज़ों को अप्रोच करता हूँ, अपने आप को छोटा मान के चलता हूँ, अपने को कमज़ोर मान के आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपसे गलतियाँ नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात होता है हर किसी से कुछ सीखने का होता है। लेकिन जब अगर जैसे मैं प्रशासन में था, अब अगर शासन में मुझे मौका मिलता है तो ऐसा नहीं कि मैं अनभिज्ञ हूँ कि वो ताकत क्या है, लेकिन वो ताकत जो है वो किसी के भला करने में इस्तेमाल करना है, उसको किसी का बुरा करने में नहीं। दुर्भाग्य है कि ज़्यादातर लोगों में आप देखेंगे जब ताकत मिलता है तो दम आ जाता है, वो किसी का बुरा कर देने से लगता है वो ताकत है। मैं मानता हूँ कि अगर किसी का बुरा करना ताकत हो तो फिर कुत्ता सबसे ज़्यादा ताकतवर तो किसी को काट लेगा, है ना। तो ऐसा नहीं, आप अगर ताकतवर तो किसी का भला करके दिखाइए। भला करने के लिए आपको 100 में रहना ज़रूरी है, आपको दम भी होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, जब बात आएगी किसी तरह की ललकार आएगा, कभी किसी तरह का द्वंद्व आएगा, तो फिर वो जो पर्सनैलिटी चाहिए जहाँ पे कि आपको मजबूती से किसी चीज़ को डील करना पड़ेगा, तो उसमें पीछे नहीं हटूंगा। खड़े हैं मुन्ना तिवारी जी, उनके बारे में भी यही कहा जाता है कि जब रास्ता चलते हैं तो हर एक आदमी को पहचानते हैं और नाम लेके लोग बात करते हैं, इससे लोग कनेक्ट होते हैं। नहीं, अच्छे देखिए, किसी भी आदमी जो राजनीति में है तो ये एक बेसिक गुण है जहाँ पे आप लोगों से जेन्युइनली कनेक्ट हो। हाँ, तो उनमें अब क्योंकि मैं लोगों को पहचानता हूँ तो मैं जानता हूँ जेन्युइनली नहीं कनेक्ट होते हैं। उनका बड़ा एक तंत्र है जो उनके साथ चलता है कि लोगों का नाम कैसे याद कराया जाता है, कैसे प्रॉम्प्ट कर दिया जाता है, कैसे माहौल बनाया जाता है, तो वो ठीक है। देखिए, अगर आप सच में अपनी जनता से प्यार करते हैं तो जनता के लिए काम करते, खुद के लिए नहीं कि मैं कैसे विधायक बनूँ, ये नहीं, मेरा बक्सर कैसे विकसित हो इस पर काम करते। पिछले 10 साल में कोई काम नहीं किया गया और बक्सर इस बात को समझती है। अब जो गुण वो दिखा के मांग रहे हो, मुझे लगता है मैं उनसे ज़्यादा सौम्य हूँ, मैं उनसे ज़्यादा उन गुणों में तो मैं भी लोगों के साथ अच्छा ही रहता हूँ। मैं किसके साथ दम भी इस तरह से करता ना हूँ। सब कुछ तरीके से जिस बात का वो बेच के खाना चाह रहे हैं वो मेरे में नेचुरली है, वो उसको राजनीति के लिए करते, मैं स्वभाव से वैसा हूँ। तो इसीलिए ये उनका क्वालिटी को यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब जो क्वालिटी जिस पे चर्चा की जाएगी वो है कि कौन विकास कर सकता है, कौन प्रशासन की मदद से शासन को बेहतर तरीके से जनता के हित में चला सकता है। मुझे लगता है कि हम लोग का पलड़ा उसमें भारी है। बस आखिर में 2 सवाल मैं लेता हूँ, तब तक आप चाय पीते रहिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी तक जो तैयारी है, आपने काफ़ी भाग दौड़ कर लिया, अमित शाह जी आए हुए थे, आपका मन से 2-3 बार नाम लिया, काफ़ी चर्चा का विषय बना। आगे की क्या तैयारी, कोई बड़ा नेता आने वाला? अभी मैं सुन रहा था सीएम योगी आने वाले हैं। जी, हम लोग का सौभाग्य है कि योगी जी बहुत जल्दी आने वाले हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एनडीए की मजबूत सरकार बने और यहाँ पे बिहार के हित में, एक विकसित बिहार के हित में काम करें। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बहुत जल्दी आने वाले हैं। बस एक आखिरी सवाल है, आपका व्यवहार बहुत सौम्य है, आप कह रहे हैं कि सियासत में मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। क्या मैं डीडीयूपी के कैमरे पर ये कह सकता हूँ कि बिहार चुनाव के बाद भी आनंद मिश्रा जब विधायक बन जाएंगे या फिर मंत्री बन जाएंगे तो भी उनका यही व्यवहार बक्सर की जनता के लिए बना रहेगा? परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम, ऐसा ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद मिश्रा जी हमसे बात करने के लिए। तो ये बक्सर सदर विधानसभा से प्रत्याशी बीजेपी के आनंद मिश्रा जी ने हमसे बात की। अभी हमने बीजेपी प्रत्याशी आनंद मिश्रा के साथ चाय पी, लेकिन चाय पीते पीते एक तलब जगी कि क्यों ना उन लोगों से बात की जाए जिन्हें चुनकर उन नेताओं को विधानसभा भेजना है। तो हम सीधे चाय की उस टपरी पे पहुंच गए जहां पे बिहार के युवा खड़े हैं, बिहार के वो लोग खड़े हैं जो यहां से वोट देके किसी भी प्रत्याशी को विधानसभा पहुंचाएंगे। और जिस दुकान पे हम खड़े हैं, बक्सर की सबसे फेमस दुकान है, पाल की चाय दुकान। यहीं से बक्सर का या कह ले पूरे बिहार का सियासी समीकरण लोग खड़े खड़े तय कर देते हैं। तो कुछ लोग हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। हमारे सिर्फ स्पेशल चाय पीने के लिए। अच्छा, स्पेशल चाय पीने के लिए आए? तो बिहार में एक स्पेशल चुनाव भी हो रहा है। हाँ, वो तो है। क्या किसकी सरकार बनेगी?
अब तो बोल नहीं सकते हैं, मतलब आपका मन क्या है? अपना मन बता ही नहीं सकते कि हो। अपना मन बता ही नहीं सकते कि हो। किसकी सरकार बनेगी? एनडीए का। एनडीए का? जी पूरा एकदम दम से कह रहे हैं। हाँ। और नीतीश कुमार अब जी जी कहाँ है? विकास किए हैं। जैसे कुछ बताइए, एक दो काम। अरे पहले हम लोग जो है सांझ वहीं बिहान हो जाता था, नई रोड पर निकलते थे। आज के समय में 12 बजे रात को भी हम लोग अकेले चल देते हैं, कहीं भी जाना होता तो चल देते हैं, उन्हीं का देन है। एकदम चमचमा दिया है जी सब। जी। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। अभी भाई मेरे ये पीछे खड़े थे। आप क्या नाम है आपका? मेरा सोनू चौबे नाम पड़ेगा। बिहार में किसकी सरकार बनेगी? बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नीतीश बाबू के नेतृत्व में बनने जा रही है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार में वो जादू नहीं रहा। क्यों नहीं जादू है? लोग के आंखों में वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, अपने चश्मा लगा ले वो। हाँ, नीतीश जी मैंने नीतीश जी से क्या विकास चाहते थे? मैंने जो नीतीश जी इस बिहार को विकास करके जनताओं को सौंप दिए। हम मेरे पिताजी से पूछिए, मेरे दादाजी से पूछिए कि बिहार पहले क्या था। उन्होंने मुझे बताया और मैंने भी अपनी उम्र में कुछ देखा है बिहार को। क्या उम्र है आपकी? मेरा उम्र 30 वर्ष हो गया, तो मैंने भी उम्र में देखा है पहले स्वराज से। पहले घर में सोने से पहले घर से सोने से पहले चौकीदार जो था बोलता था कि जागे रहिए हो, नहीं होता है भोजपुरी में, मैंने सुतल बड़ा कि जागल बड़ा। नीतीश कुमार के जादू के बारे में बस एक लाइन, ये मुद्दा आपने बहुत अच्छा उठाया है, इस पे बोलेंगे। अगर आप बहुत अच्छी तरीके से बिहार अगर घूम रहे होंगे तो आज के डेट में बिना नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व के आप बिहार के सरकार की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप उनको पलटू बोलिए, जो बोलिए, पलटू राम बोलिए, पलटू चाचा बोलिए, जो भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर या तो एनडीए की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अगर किसी जोड़ तोड़ से अगर आपको यूपीए की भी अगर सरकार बनती है तो उसमें भी इंडी गठबंधन की सरकार बनती है, उसमें भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। अरे आप भी बोले, भैया का वोट आप थोड़े देने जाएंगे, आप तो अपना वोट देंगे ना। नीतीश कुमार जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। क्या सब नीतीशे वाले हैं क्या? आप भैया क्या आप कुछ बोलिएगा सर? अरे एक मिनट सुनिए, इधर आइए। बिहार में, अब बिहार से हैं कि यूपी से? क्योंकि हम बिहार से। नहीं, हम बॉर्डर पे खड़े हैं तो सबसे पूछना पड़ रहा है कि नहीं, बिहार में है पाल जी की दुकान पे। किसकी सरकार? सरकार तो हम लोग को तो गुलाब को देते हैं भैया। कौन गुलाब? कमल का फूल। तो गुलाब नहीं, कमल बोलिए ना। हाँ, काहे कमल को वोट देते हैं? हम लोग देने वही देते हैं सर, हम लोग को वही देते हैं। हमारा भी आधार कार्ड है, उसी पे देते हैं। कुछ एक दो काम बता दीजिए कमल का जो बहुत अच्छा लगता है। अब कमल बहुत कुछ किए हैं मोदी। सर बस 2 मिनट। हाँ, चाय पीजिए, चाय पीते पीते बात करेंगे। आप आइए, चाय पीजिए। क्या नाम है आपका? लल्लन राय, आप बिहार से ही हैं? उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश से बिहार में है। चलिए, अब माइक आ गया है तो सवाल पूछ ही लेते। बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं आप? वही सरकार है जो बार बार आनी चाहिए, वो सरकार नहीं जो निकम्मा होकर राष्ट्र में जो है अदालत के सामने सरेंडर करके और तमाम घोटालों में फंसी थी। वैसी सरकार हमें नहीं चाहिए। काफी देर से सुन रहे हैं आप भी? हाँ, सुन सवाल तो रहे मेरा हैं। जानते ही होंगे। जानते हैं आपका सवाल भी, हम सुन भी रहे हैं। हाँ। हमारा घर जो पड़ता है वो देहात से, हम आते हैं यहाँ से 10 किलोमीटर साइड में है। कौन गाँव? छोटकी बसौली हमारा गांव है। अच्छा। उस गांव में तो मतलब एनडीए का नामो निशाने नहीं है, गांव ऐसा है। हाँ। कहाँ है जी? यादव का गांव है भैया, क्लियर यादव का गांव है, एक भी दूसरा कोई है नहीं। तो यादव बीजेपी को वोट नहीं देगा? नहीं देगा, कभी नहीं। कहाँ है? देगा तो उसको कोई विश्वास भी नहीं करेगा, इसलिए नहीं देगा। अगर हम दे भी देंगे तो लालू के नाम पर बदनाम किए जाएंगे। अच्छा, वोट आप क्या देख के देते हैं? यादव देख के या फिर काम देख के? देखिए, हम लोग काम देख के भी वोट देते हैं, और मेन जो मुद्दा है बिरादरी तो भैया यहाँ चल रही है। आपको लेकिन हम लोगों का कैंडिडेट जो है वो भी ब्राह्मण परिवार से ही आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं। मुन्ना जी जो लालू जी के समर्थन के उम्मीदवार है, तो ब्राह्मण है। हाँ? आनंद मिश्रा जी भी भैया वो कहाँ से आए हैं? वो लोग बिहार के ही हैं। ना कोनो वैल्यू नहीं है ना। वो जनसुराज ज्वाइन कर लिया तो उस पर क्या विश्वास करेंगे? हमारा ब्रह्मपुर क्षेत्र से शंभू, हमारा नाम है राधेश्याम कुमार यादव। वहाँ ब्रह्मपुर क्षेत्र से शंभूनाथ यादव है। वो कोई घटना होता है, वो जो मौजा होता है वो मौजा देता है। वो
उछाड़ करता है। वोट कहाँ देते हैं आप? हम- बक्सर में कि बरापुर में? हम लोग बरहापुर में देते अच्छा, हैं। आप बरापुर से हैं? हाँ, बरहापुर क्षेत्र से वो हरदम खुलेआम तो जीत तुम्हारा तो अभी वोटर लिस्ट में नामो नहीं होगा। होगा। इस बार हो गया? हो गया। किसको वोट दोगे? हम लोग देंगे शंभुनाथ यादव को। वो मेरे दुख सुख में आरजेडी से? हाँ, मान लिए देखिए, मान लो हम हुलास पाने के सर वोट दे दिया, हाँ। हुलास पाने के हैं, हम जाएंगे तो हुलास पाने हम लोग के जीतने के बाद चिन्हेंगे। तो कभी जाओगे तब चिनेंगे ना? गए हो? तो 5 साल हारला हो गया तो एको बार पुछाड़ करने आया, अब की का चुनाव में आया तो हम लोग कैसे चिन्हेंगे? वोट देते हैं कि नहीं? नहीं, वोट नहीं देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। क्या है? ये तो गजबे हो गया। वोट तो देना चाहिए ना। अरे इसलिए नहीं देते कि हमारे नज़र में कोई अच्छा काम ही नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं देते हैं। कोई अच्छा काम नहीं करता। नहीं, नो टाइम हम देते हैं। अच्छा काम क्या होता है? अच्छा काम ये होता है कि सिर्फ रोड बनाने से और हमारा पेट थोड़ी भर जाएगा। तो क्या तो रोड बनाने से एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन पे हम लोग बात करेंगे, नौकरी पे बात करेंगे। हम दो ही चीज़ पे बात करें। नौकरी मिलेगा तो ऑटोमेटिक भोजन आने लगेगा, शरीर पे वस्त्र आने लगेगा, सब आने लगेगा। भाई मेरे, एजुकेशन, नौकरी या फिर रोड, चाहे किसी भी चीज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अपना कीमती वोट देकर सरकार बनाना। मैं इस बार सिर्फ कैमरे पर आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको इसमें से जो भी थोड़ा भी बेहतर लगे उसको जाके वोट दीजिए पहले, तब सरकार बनेगी, हम तब वोट अपनी आप बात रख सकते हैं। हम हमेशा से वोट देते आए हैं, लेकिन इस बार सोचे वोट हमको टहला रहे थे। नहीं, हम वोट देंगे ही नहीं इस बार। किसको दें? किसकी सरकार बनेगी बिहार में? डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप भगवा गमछी पहन के आए थे, तभी हमको लगा कि आप कुछ ऐसा ही नहीं बोलने तो वाले। हम लोग जो है भगवाधारी हैं। हमारे आदरणीय जो है मोदी जी इस देश के लिए क्या नहीं कर रहे हैं, आप बताइए ना। जमीन से लेके आसमान तक सारे काम वही कर रहे हैं ना। चाहे इस देश का निर्माण हो, युवाओं को ताकत देने का काम हो, महिलाओं को ताकत देने का काम हो, मजदूरों को ताकत देने का काम हो। अच्छा, आप चाय पीने आए थे, मैंने बीच में ही रोक लिया। तो नहीं नहीं, कोई बात नहीं। चाहे हाँ, चाय पीते पीते डेफिनेटली काफी दिलचस्प बात। अच्छा, ये बताइए कि हम लोग यूपी से आए हैं। अच्छा, आप यूपी से आए हैं? यूपी से आए हैं, चलिए ठीक है। यूपी ललितपुर से। हाँ, ठीक बात है। अपने बिहार में- कैंडिडेट आनंद मिश्रा जी के लिए। अभी मैं हाँ आनंद जी। मिश्रा जी से बात कर रहा था। अगर बिहार की जनता बीजेपी को वोट दे तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्यों वोट दे बीजेपी को? अगर आप 1995 का कार्यकाल उठा के देख लें, जो आरजेडी का कार्यकाल था, जो लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल था, उसमें आप देखिए कि रात में लोग बाहर नहीं निकल पाते थे। आप कह रहे हैं क्यों वोट दें? आप उस समय का निर्माण देख लीजिए, उस समय की सड़कें देख लीजिए, उस समय का बिजली पानी देख लीजिए, कहाँ क्या था। तेजस्वी कह रहे हैं कि इस बार अलग होगा, इस बार सबको नौकरी देंगे। तेजस्वी युवाओं को जो सपने दिखा रहे हैं, वो सपने कभी फलित नहीं होने वाले हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हाँ जी, चाय दीजिए। चाय पीते हुए बात की जाए, थोड़ा कम। चाय पर चर्चा। हाँ, कंटिन्यू रखिए। तो एक समय जब यहाँ पे आते थे तो गड्ढों से गुजरना पड़ता था। सर 1995 के हालात देख लीजिए और आज के हालात देख लीजिए। हम लोग लग रहा था कि कहीं ये गड्ढा नहीं मिला हम लोगों को। तो आप ये बताइए कि विकास बिजली पानी और सड़क से ही शुरू होता है ना? कहाँ से शुरू होगा विकास? बताइए। क्या गुंडागर्दी से विकास था? क्या उस समय जो है IAS की पत्नियों को उठा ले जाते थे, वो विकास था? कि आज का विकास आपको दिखाई दे रहा है? आज के विकास में पहले हमारे यहाँ बनारस और पटना के बीच में एक गांधी सेतु हुआ करता था, महात्मा गांधी सेतु, जो पटना में है, जो हाजीपुर को जोड़ती है। उसके बाद एक ये वीर कुंवर सिंह सेतु मैंने हम लोग देखे हैं। लेकिन इस सरकार में कोयलवर में हम लोग सपना में भी नहीं सोचे थे कि एक शेम का पुल बनेगा। हमारे गंगा नदी पे इतना पुल बन जाएगा, हम लोग नहीं सोचे हुए थे। लेकिन विकास के चलते यहाँ के लोग अब जातीयता हट करके सब लोग विकास के नाम पर वोट दे रहा है। अभी देखिए, अब जातिवादी बिहार में जो एक रूमर फैला हुआ था कि बिहार में सबसे ज़्यादा ये क्या बोलते हैं आपका जातियों का बोलबाला है, जाति देख के लोग वोट करते हैं। लेकिन नहीं, नरेंद्र मोदी जी का जात का यहाँ बहुत कम बिहार में है, लेकिन वोट मिलता है। और एकदम हम लोग सब जितना यहाँ पे है सब वोट दे रहा है। अब जितने चाय पीने वाले लोग हैं उनसे तो हमने बात कर ली, चाय पिलाने वाले से भी एक बार बात कर ले, क्योंकि वो दिन भर यहाँ पे चाय पिलाते हैं और उनको पता है कि लोग क्या बात करते हैं। आप बिहार में किसकी सरकार बनेगी? एनडीए एनडीए ही चाह रहे हैं।
ये सबको यहाँ पे चाय पिलाते हैं और ये जब इन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बनेगी तो लोग यहाँ पे ताली बजाने लगे। क्या आनंद ही आनंद है, आनंद है बक्सर में, आनंद ही आनंद है। कहीं भी रहिए मस्ती में रहिए, 6 तारीख तक आनंद में रहिए। और कुछ लोग आए हैं, अभी अभी उनसे बात करते हैं। अरे भागिए मत, आइए आइए। क्या नाम है आपका? हम लोग तो गाजीपुर से। गाजीपुर से? आप? मैं कानपुर से। कानपुर से। तो यहाँ बिहार में क्या कर रहे हैं? यहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे काम कर रहे हैं। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। मनीष जी, बिहार में किसकी सरकार बनेगी? हम लोग तो चाहेंगे कि बीजेपी का बने। बीजेपी चाह रहे हैं जी। कहाँ है, कोई वजह? वजह बीजेपी रहेगा तो थोड़ा ठीक रहेगा। आपका विधानसभा कौन सा लगता है? बक्सर। बक्सर ही। कैंडिडेट कौन है पता है? हाँ, कौन? मुन्ना तिवारी कांग्रेस से हैं और हमारे बीजेपी से आईपीएस आनंद मिश्रा जी हैं। तो कहाँ है आनंद मिश्रा जी को, कहाँ वोट देंगे? अभी वो हमारे युवा तरह के वो नेता है, आए हैं। आप चाय पीते रहिए, चाय पीते। तो कुछ तो अच्छा ही करेंगे, तो इसके चलते। चलिए, ठीक बात है। बिहार में सियासी उबाल है, ठीक इस चाय के कप में जो पड़ी चाय है उसकी तरह। और चाय की चुस्की लेते लेते हम जनता के बाद अब पहुंच चुके हैं उस प्रत्याशी के बाद जो घूम घूम कर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस से प्रत्याशी हैं बक्सर सदर से मुन्ना तिवारी जी। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि चुनाव में माहौल क्या है। अभी आप कहीं से कैंपेन करके ही आ रहे हैं? बिल्कुल। क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है और जो जनता का रुझान है वो तीसरी बार भी जनता यहाँ की मन बना चुकी है। चूँकि 20 बरस के कुशासन के खिलाफ आम आवाम सड़कों पे थी। आपने देखा होगा वोटर अधिकार यात्रा में हमारे नेता राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो जनसैलाब सड़कों पर आया, वो भीड़ बुलाई नहीं गई थी, वो भीड़ इकट्ठी नहीं की गई थी। वो भीड़ हमारे दो नेताओं के वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान जो SIR वोट चोरी के खिलाफ जो यात्रा थी उसके खिलाफ लोगों में जनाक्रोश था और वो परिणाम रोड पर देखने को मिला था। तो आज महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए यहाँ की जनता ने कमर कस लिया है कि मैं और हमारे इस बिहार के 13 करोड़ आबादी वाली जनता बिहार में महागठबंधन की सरकार को बनाने के लिए कमर कस चुके हैं। आप कह रहे बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। आपको कांग्रेस ने तीसरी बार टिकट दिया, 2 बार आप जीत चुके हैं। जीत की हैट्रिक लगाने को लेकर कितना आश्वस्त है? आपको लगता है कि बक्सर की जनता इस बार भी आपके ऊपर एतबार करेगी? एकदम एतबार कर रही है। चूँकि यहाँ के नौजवान, यहाँ के किसान, यहाँ के व्यवसायी, यहाँ के ठेला वाले, यहाँ के खोमचा वाले, यहाँ के पान वाले, यहाँ के चाय वाले, यहाँ का ऑटो और टोटो वाले के ऊपर मेरे ऊपर इतना विश्वास है कि जो 10 बरस में यहाँ पहले जनप्रतिनिधि रहने का काम नहीं करते थे, विधायक सांसद जी यहाँ नहीं रहते थे, लेकिन मैं इस भ्रम को तोड़ने का काम किया कि 24/7 जिला अतिथि गृह में मैं बैठने का काम करता हूँ 12 से 6। जिस दिन विधानसभा का सत्र न हो, विधानसभा की बैठक न हो या अपरिहार्य कारण से मुझे कहीं जाना न हो तो मैं 12 से 6 नित्य प्रतिदिन बैठने का काम करता हूँ और जनता की आवाज़ को सुनता हूँ और तत्काल निवारण हेतु पत्र लिखता हूँ, फ़ोन कर देता हूँ। इन सब कामों से जनता हमारी संतुष्ट है। ओवरऑल बिहार की बात करें तो इस बार बिहार चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा है कि 20 वर्षों का कुशासन जो जनता से वादा किया गया था माननीय प्रधानमंत्री और माननीय नीतीश जी को कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। एक परिवार कह दे 17 महीना की सरकार बनी तेजस्वी जी की, एक सूत्री काम किया कि BPSC के माध्यम से उन्होंने बिहार के 5.5 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम किया, चाहे वो किसी भी धर्म जाति मजहब के हों। तेजस्वी जी ने कर दिखाया। तो अब तो तेजस्वी जी का यह नारा है, राहुल जी का नारा है कि अब हमारी सरकार बनेगी तो एक घर से एक नौकरी देंगे। ये लग रहा है संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। कहाँ से इतनी सैलरी कैसे दे पाएंगे? बजट ही नहीं उतना तो बिहार। तो वही तो कह रहे हैं कि हर एक इतनी रिक्तियां हैं, पद रिक्त हैं, संभव हो सकता है
हर एक साल सैलरी की बात कर रहा हूँ, सैलरी देने में बहुत मुश्किल है। साहब जब सरकार बनेगी, जैसे शराब बंदी कर दिया गया तो उसका अभी 70,000 करोड़ रुपया राजस्व का चूल्हा लगता है। शराब अवैध बिक रहा है कि नहीं बिहार में? तो सरकार को टैक्स का चूल्हा लग रहा है, तो सरकार कहाँ से 70,000 करोड़ रुपया लाकर रखती है खजाने में? उसी तरह से हम सृजन करेंगे इन सब चीज़ों का कि किन उपायों से हम नौकरी देंगे और किन उपाय से हम उनका भुगतान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना तिवारी जी हमसे बात करने के लिए। तो ये कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि हम ही जीतेंगे। जीतेगा कौन, ये तो बक्सर की जनता तय करेगी। चुनावी यात्रा में बक्सर विधानसभा क्षेत्र में हमारी यात्रा यहीं पे समाप्त होती है। फिर चुनावी चाय की यात्रा में किसी और विधानसभा में मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए DD UP।